अप्रैल 1985 का जमाना था। बुशरा ज़ैदी की मौत के बाद कराची महाजिर पठान फसादात की आग में जल रहा था। 2 माह पहले होने वाले इंतखाबात के बाद मुल्क में किसी हद तक जमहूरियत तो आ चुकी थी, लेकिन अमन के लिए कराची वालों की नजरें अब भी जुनेजो नहीं, ज़ियाउल हक की तरफ ही उठ रही थी। लेकिन जनरल के दिमाग पर इन दिनों एक और परेशानी सवार थी। किस्सा कुछ यूं है कि जिया की छोटी साहबजादी जैन ने कुछ दिन पहले 1971 की सुपरहिट बॉलीवुड फिल्म हाथी मेरे साथी देख ली थी। बस इस दिन से जैन की जुबान पर एक ही रट थी, अब्बू मुझे भी हाथी चाहिए, अब्बू मुझे भी हाथी चाहिए। फिर एक दिन वो स्कूल के लिए तैयार हो रही थी कि जनरल जिया इनके कमरे में आए, आंखों पर पट्टी बांधी और हाथ पकड़कर बाहर प्रेसिडेंट हाउस के लॉन में ले आए। फिर इन्होंने जैन का हाथ किसी खुरदुरी चीज पर रखा। हाथ लगते ही जैन घबरा गई और अपनी आंखों से पट्टी उतार दी। आंखें खोली तो इनके सामने एक हाथी का बच्चा खड़ा था। जैन की तो ईद हो गई, फौरन दूसरी फरमाइश कर दी, अब्बू क्या हम इसे अपने घर में रख सकते हैं? जनरल जिया ने कहा, बेटी ऐवान सदर हाथियों की जगह नहीं है, ये इस्लामाबाद के चिड़ियाघर में रहेगा और वहां तुम जब चाहो इसके साथ खेल सकती हो। आप समझ रहे होंगे कि कहानी खत्म हो गई, मगर पिक्चर अभी बाकी है मेरे साथी। ये हाथी कोई आम हाथी नहीं था। इस्लामाबाद के चिड़ियाघर का हाथी रिटायर हो गया, बाकी जिंदगी कंबोडिया में गुजारेगा। वजीर आजम के मुशीर बराए माहौलियात मलिक अमीन असलम कहते हैं कि 36 साल का हाथी नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो गया था। जी हाँ, यह हाथी बड़ा होकर कावन के नाम से जाना गया, वही कावन जिसके रंडापे के दुख ने सारी दुनिया के मीडिया को परेशान कर दिया। वही कावन जिसे ले जाने के लिए मशहूर अमेरिकी गुलकारा शर पाकिस्तान चली आई। वो कहते हैं ना, साईं तो साईं, साईं का हाथी भी साईं। आप सोच रहे होंगे कि इसमें मसला क्या है। बाप तो बेटियों को गिफ्ट देते रहते हैं, हम और आप गुड़िया और खिलौने गिफ्ट करते हैं। वो आर्मी चीफ थे, इन्होंने अपने हिसाब से मोहब्बत का इजहार किया। बिल्कुल ठीक बात है। असल मसला हाथी नहीं था। असल मसला यह था कि जब प्रेसिडेंट हाउस में खुलेआम बॉलीवुड फिल्में देखी जा रही थीं और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे इंडियन हीरोज को सरकारी मेहमान बनाया जा रहा था, एंड उसी वक्त मर्दे मोमिन, मर्दे हक, ज़ियाउल हक आम पाकिस्तानियों और मीडिया पर निफासे शरीयत के नाम पर सख्त तरीन पाबंदियां नाफिज कर रहे थे। जिया पाकिस्तानी सियासत का सबसे बड़ा और दिलचस्प किरदार है, लेकिन अफसोस कि एक आम पाकिस्तानी जो आज तक जिया के पाकिस्तान में जी रहा है, वो इन्हें जानता तक नहीं। जिया की कहानी में इतने ट्विस्ट और टर्न्स हैं कि खुद हमारा दिमाग भी चकरा गया। हमने तो पूरी कोशिश की है कि आपको समझा सके कि जिया कौन था, लेकिन आपसे भी एक दरखास्त है, इस वीडियो को खुले और फ्रेश दिमाग के साथ देखें, वरना जिया को समझ नहीं पाएंगे और आपको समझ नहीं आया तो फिर हमें मजा नहीं आएगा। लेकिन ये नई कहानी सुनाने से पहले एक बार फिर वही पुरानी दरखास्त, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, क्योंकि जब तक तारीख नहीं समझेंगे हमारा मुस्तकबिल तारीख ही रहेगा। तो चलिए मर्दे मोमिन मर्दे हक ज़ियाउल हक से मिलते हैं। पहले आदमी सिगरेट किसी से मांग के पीता है, फिर अपना खरीदता है, फिर चोरी छुपे पीता है, फिर उसको आदत हो जाती है। जब आप उसको छोड़ेंगे नहीं, जब आप उसकी तरफ बढ़ेंगे नहीं, तो किस तरह से आदत छूटे? मार्शल लॉ डिक्टेटर बनने और कोड़े मारने से पहले का जिया कैसा था, जरा चलिए मुल्तान चलते हैं। 1975 का दौर था, रात के 10 बज चुके थे। भुट्टो का आज भी मसरूफ दिन ही गुजरा था। इन्होंने आराम के लिए अपने कमरे में जाने से पहले एक आखिरी सिगरेट सुलगाई और टहलते हुए रेस्ट हाउस के सहन में आ गए। सहन के बीचों बीच एक फौजी इंतहाई अलर्ट पोजीशन में खड़ा ड्यूटी दे रहा था। भुट्टो इसके पास गए और पूछा, जवान, डू यू स्मोक? फौजी ने जोर से बूट जमीन पर मारा और सैल्यूट करते हुए जवाब दिया, नो सर। लेकिन जब भुट्टो ने इस फौजी का चेहरा देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि इनके सामने कोई आम फौजी नहीं बल्कि कोर कमांडर मुल्तान लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउल हक खड़ा था।
भुट्टो ने सवाल किया, जनरल आप यहां क्या कर रहे हैं? तो ज़ियाउल हक ने जवाब दिया, सर मैं खुद जाती तौर पर आपकी तमाम जरूरियात का ख्याल रखना चाहता हूं ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। कहते हैं जिया को आर्मी चीफ बनाने का फैसला भुट्टो ने उसी रात कर लिया था। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की गवर्नमेंट बनी है जनवरी 1972 में, उसके फ़ौरन बाद, उसके कुछ अरसे बाद एक फ़ौज के अंदर एक उनके ख़िलाफ़ बगावत हुई जिसमें बहुत से अफसरान पकड़े भी गए और उनका कोर्ट मार्शल भी हुआ। जिस अफसर ने कोर्ट मार्शल किया और जो मिलिट्री कोर्ट के उस वक्त सरबराह थे, उनका नाम था ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक। बारह अगस्त को दिल्ली के आर्मी हेडक्वार्टर के क्लर्क अकबर अली के घर एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम इन्होंने ज़ियाउल हक रखा। अकबर अली को इनके मजहबी रुझानात की वजह से मौलवी अकबर अली भी पुकारा जाता था। जिया समेत अकबर अली के 6 बच्चे थे। जिया की स्कूलिंग तो शिमला में हुई, लेकिन फिर अपने वालिद के पास दिल्ली चले गए और वहीं के मशहूर सेंट स्टीफन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। जिया को सेंट स्टीफन कॉलेज से बहुत लगाव था। साबिक भारतीय सफीर नटवर सिंह एक बहुत ही दिलचस्प वाकया सुनाते हैं। मेरे अच्छे ताल्लुकात थे प्रेसिडेंट साहब से। मैंने उनसे कहा सर सेंट स्टीफन कॉलेज के कुछ लड़के आए और एक प्रिंसिपल आए, आप उनको 10 मिनट दे दीजिए। उनको 10 मिनट? मैं खाना खिलाऊंगा उनको शाम का डिनर। तो सब गए डिनर के लिए, तो वहाँ बैठे 4 तो कैबिनेट मिनिस्टर, 5-6 वाइस चांसलर्स और ये लड़के, उनको पता नहीं भैया क्या हो रहा है हमारे लिए। और वो प्रिंसिपल एक फोटोग्राफ लाए थे, ग्रुप फोटो 1942 का, जिसमें जिया और लोग खड़े ऊपर एक कोने के अंदर। तो उन्होंने कहा कि साहब ये है फोटो, इसमें आप हैं 94। तो वो फोटो उन्होंने यहाँ लगाया कि भाई मेरे पास तो था ही नहीं, ये फोटो की कीमत होगी 2 रुपये की, मेरे पास 2 रुपये तो थे नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आप इसको ले आए। फिर उन लड़कों से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा सर हम जा रहे हैं मोहनजोदड़ो और फिर कराची। तो कैसे जा रहे हैं आप लोग? रेलवे से जा रहे हैं। तो उन्होंने अपने एडीसी को बुलाया कि ये मेरे पर्सनल हवाई जहाज में जाएंगे। जिया का फौजी कैरियर 1945 में दूसरी जंग अजीम से शुरू हुआ। पार्टीशन के बाद जिया इंडिया से आने वाली महाजिरों की आखिरी ट्रेन में सवार होकर पाकिस्तान आ गए। जनरल जिया के करीबी साथी जनरल चिश्ती लिखते हैं, जिया से इनकी पहली मुलाकात 1966 में हुई और लेफ्टिनेंट कर्नल जिया ने इन्हें कुछ ज्यादा मुतासिर नहीं किया। इसलिए जब 1974 में जिया को लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया तो चिश्ती ने इन्हें मुबारकबाद तो दी, मगर साथ ही एक चरोका भी लगा दिया। कहा इस ओहदे पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है, जरा संभल कर चलना। हाजिर जवाबी में तो जिया का भी कोई सानी ना था। फौरन जवाब दिया, जी मुर्शिद मैं मोहतात रहूंगा। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि 1976 में आर्मी चीफ के ओहदे तक पहुंचने वाला जिया 6 साल पहले फौज से फारिग होते होते बचे थे। जनरल नवाजिश दौड़े दौड़े आर्मी चीफ जनरल याहिया खान के दफ्तर में दाखिल होते हैं। इनकी सांस फूल रही है और इनके हाथ में एक फाइल है जिसे वो जनरल याहिया के सामने मेज पर रखते हुए कहते हैं, सर मेरे ख्याल से ज़ियाउल हक के कोर्ट मार्शल के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। कोर्ट मार्शल? लेकिन क्यों? जनरल याहिया ने सवाल किया। किस्सा कुछ यूं है कि इन दिनों जिया अपने ट्रेनिंग के सिलसिले में उर्दन गए हुए थे, जहां पीएलओ और शाह हुसैन की हुकूमत के दरमियान सियासी कशमकश अब एक फौजी बगावत में बदल चुकी थी। सितंबर के आगाज में फलस्तीनी मज़ाहमतकारों की जानिब से 4 कमर्शियल परवाजों के अगवा के बाद शाह हुसैन ने बिलाखिर 16 सितंबर को मार्शल लॉ नाफिज किया और फलस्तीनी मज़ाहमतकारों के मरकज पर फौजी चढ़ाई कर दी। बताया जाता है कि जीएचक्यू से इजाजत ना होने के बावजूद जिया ने शाह हुसैन के हुक्म पर फलस्तीनियों के खिलाफ इस कार्रवाई में ना सिर्फ भरपूर हिस्सा लिया बल्कि इस ब्रिगेड की कमांड भी की जिसने 5000 से जायद फलस्तीनी पनाह गजीनों को शहीद कर दिया। जिया की इस परफॉर्मेंस से शाह हुसैन बहुत खुश हुए, लेकिन जीएचक्यू में खलबली मच गई। शदीद दबाव के बावजूद जनरल याहिया ने जनरल गुल हसन की सिफारिश पर जिया के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करने का फैसला किया
और यूं जिया कोर्ट मार्शल से बचने में कामयाब हो गए। खैर वापस 1976 में चलते हैं। वक्त तेजी से गुजर रहा था। पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ जनरल टिक्का खान की रिटायरमेंट का वक्त करीब आता जा रहा था। जनरल टिक्का खान ने मुशावरत के बाद सीनियर अफसरान की एक लिस्ट वजीर आजम हाउस भिजवा दी, मगर जब आर्मी चीफ के लिए जिया के नाम का ऐलान हुआ तो सब हैरान रह गए थे, क्योंकि भुट्टो को भेजी गई लिस्ट में तो जनरल जिया का नाम ही नहीं था। जनरल चिश्ती लिखते हैं कि वो हैरान भी थे लेकिन साथ ही साथ इम्प्रेस भी कि कैसे जिया जैसा एक इंतहाई अनइम्प्रेसिव शख्स आर्मी चीफ के ओहदे तक पहुंचने में कामयाब हो गया। वो कहते हैं ना, डोंट फिक्स समथिंग अंटिल इट्स ब्रोकन। जिया का भी यही हाल था। जिस पॉलिसी पर चलते हुए वो आर्मी चीफ बने थे, इसी पॉलिसी को इन्होंने आर्मी चीफ बनने के बाद भी जारी रखा। लेकिन मजहर अब्बास बताते हैं कि आर्मी चीफ के ओहदे तक पहुंचने में सिर्फ चापलूसी ही इनके काम नहीं आई। जो कहानी मुझे आज से कोई 1-1.5 साल पहले भुट्टो साहब के ही दौर के एक वज़ीर कमाल असफर साहब ने बताई थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं उस दिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ बैठा हुआ था, भुट्टो साहब के साथ। उर्दून के शाह हुसैन का टेलीफोन आया, जो ज़ाहिर भुट्टो साहब ने जाके अलग से सुना होगा, और उनके बकौल बाद में कमाल असफर ने ये बताया कि भुट्टो साहब ने फिर ये डिस्क्लोज़ किया कि जो जनरल ज़िया-उल-हक़ को वो आर्मी चीफ बनाने जा रहे हैं और किंग हुसैन का, उर्दून के किंग हुसैन का उन पे दबाव है। अब ज़ाहिर है वो वाहिद आदमी इस वक्त इस हवाले से ज़िंदा हैं, कमाल असफर साहब, वही अपने बयान की अब जिस कंडीशन में, लेकिन ये बात उन्होंने मुझे ज़ाती तौर पे बताई, आज से 1-1.5 साल पहले की बात है। लेकिन जिया की वफादारियां सिर्फ उर्दन के शाह तक महदूद नहीं थी। जनरल चिश्ती अपनी किताब बिट्रेयल्स ऑफ अनदर काइंड में बताते हैं कि मार्शल लॉ से पहले जब भी भुट्टो पिंडी आते तो जिया मेक श्योर करते कि मातहत अफसरान और इनके खानदान इनका इस्तकबाल करने के लिए सड़कों पर खड़े नजर आएंगे। एक बार जब किसी अफसर ने ऐसा करने से इनकार किया तो जिया को इतना गुस्सा आया कि इसे फौज से निकालने की धमकी दे डाली। उन्नीस 1977 का साल था। बेतहाशा इख्तियारात और ताकत ने भुट्टो को एक ऐसा बदमस्त हाथी बना दिया था जो अपने रास्ते की हर चीज को रोनता जा रहा था, चाहे वो अवामी राय ही क्यों ना हो। इंतखाबात हुए और धांधली के सारे रिकॉर्ड टूट गए। 8 फरवरी की धांधली तो याद है ना, बस समझे कमोबेश उतनी ही धांधली भुट्टो ने 1977 के इंतखाबात में कर डाली। कौमी असम्बली के इलेक्शन के बाद जो है PNA ने सूबाई असम्बली के इलेक्शन का बॉयकॉट कर दिया, और बॉयकॉट काफ़ी हद तक मौसर रहा शहरों में। उनका मुतालबा ये था कि फौरी तौर पे भुट्टो साहब मुस्तफ़ी हों और दोबारा इलेक्शन कराए जाएँ। वो चीज़ खिंचती चली गई, शहरों में बहुत ज़्यादा हंगामे हुए, इस हद तक हुए कि कराची, लाहौर और गालबन मुल्तान या 3 शहरों में माशाल्लाह लग गया। मुल्क में अनारकी फैल गई, खुफिया हाथ हरकत में आए और क्या दाएं, क्या बाएं, क्या मजहबी, क्या लसानी, सारी जमातें यकायक एक प्लेटफॉर्म में जमा हो गईं, बिल्कुल PDM की तरह। लेकिन मकबूलियत के घोड़े पर सवार भुट्टो जमीन पर आने को तैयार न थे और फिर 5 जुलाई को वो खुफिया हाथ सामने आ गए। भुट्टो के कमरे के बाहर पहरा देने वाले जिया ने भुट्टो की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया, लेकिन यह फैसला जिया के लिए आसान नहीं था। वो भुट्टो से शदीद खौफजदा थे, इसलिए उन्होंने बगावत से 2 हफ्ते पहले ही अपनी सारी फैमिली को लंदन मूव कर दिया। किस्मत की सितम ज़रीफी देखें, जिया और इनके साथी जर्नेलों ने इस गैर कानूनी फौजी बगावत का नाम क्या रखा? ऑपरेशन फेयर प्ले। वो यहाँ पर जब जिस वक्त 12 बज के चंद मिनट हुए थे तो ये भुट्टो साहब ने एक फेडरल सिक्योरिटी फोर्स बनाई हुई थी, FSF जो था, जिसका चीफ मसूद महमूद था। तो वो भुट्टो के प्राइम मिनिस्टर हाउस को गार्ड करती थी और जो सिविलियन और मिलिट्री वो फोर्सेस थी उसके अलावा वो FSF के जवान। जैसे ही वो ड्यूटी चेंज हुई
तो फौजी ट्रुप्स आए और उन्होंने उसको टेक ओवर कर लिया। कि भुट्टो साहब को पता उठाया गया, नींद से बेदार किया गया, भुट्टो साहब लेट गए थे, उनको बताया गया कि फ़ौज आ गई है। उन्होंने जनरल ज़िया को फ़ोन किया और जनरल ज़िया से पूछा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा सर मेरा इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि हम ये कार्रवाई करें। तो फिर भुट्टो ने कहा कि ठीक है, मेरे साथ क्या सलूक होगा, मेरी बेटी आई हुई हैं वहाँ से इंग्लैंड से, तो मैं चाहता हूँ कि मैं रात यहाँ गुजारूँ। उन्होंने कहा नहीं, आप रात आराम से प्राइम मिनिस्टर हाउस में गुजारें। उनको चाय वगैरह पेश की गई और भुट्टो को सुबह ही अलग सुबह जो है फिर गवर्नर हाउस मरी वहाँ पहुँचा दिया गया। आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी जरा 1 मिनट के लिए इमेजिन कीजिए, आप आर्मी चीफ हो और अपने सबसे बेहतरीन जर्नल को एक खतरनाक मिशन पर भेज रहे हैं, तो आप इससे आखिरी बात क्या कहेंगे? हाँ, कोई छोटा सा मोटिवेशनल लेक्चर देंगे या फिर दुआएं या फिर बस एक आखिरी सैल्यूट के साथ गुड लक कहकर रवाना कर देंगे। लेकिन मार्शल लॉ कोई मेरे और आप जैसे लोग थोड़ी लगाते हैं। जरा जिया की हरकतें देखें। 5 जुलाई 1977 की रात जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मुंतखब हुकूमत को गिराने के लिए फौजी बगावत का आगाज होने वाला था, तो जनरल ज़ियाउल हक ने अपने सबसे करीबी साथी कमांडर 10 कोर लेफ्टिनेंट जनरल फैज अली चिश्ती को अपने करीब बुलाया, एक कोने में ले गए और फिर इनके कान में आहिस्ता से घबराती हुई आवाज में सरगोशी की, मुर्शिद मरवाना देना। याद रखिए, ये वही मुर्शिद हैं जिन्होंने जिया को जर्नैली मिलने पर एहतियात का मशवरा दिया था। लेकिन जिया अब इस मुर्शिद का बॉस बनने के बाद भी इसे मुर्शिद ही पुकार रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये जिया का पसंदीदा तरीका वारदात था, चापलूसी करके अपने से नीचे और कम ताकतवर शख्स को ये एहसास दिलाना कि इनके बगैर तो जिया कुछ भी नहीं। मिस्टर भुट्टो की हुकूमत खत्म हो चुकी है, सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है, कौमी और सूबाई असम्बलियां तोड़ दी गई हैं, सूबाई गवर्नर और वजीर हटा दिए गए। अलबत्ता आइन को मनसूख नहीं किया गया। इसके बाद हिस्सों पर अमल दरामद रोक लिया गया है। ये तकरीर सुनकर एक किस्सा याद आ गया। बदमाशों के खानदान में किसी की मौत हो गई। अब जो डॉक्टर घर आकर मौत की तस्दीक करता, बदमाश इसकी खूब ठुकाई करते। आखिर मोहल्ले के सारे डॉक्टर खत्म हो गए। फिर एक हकीम साहब को बुलाया गया। हकीम साहब ने बॉडी का मुआयना शुरू कर दिया। कभी हाथ उठाकर नब्ज चेक करते, तो कभी आंख खोलकर पुतलियों पर गौर करते, कभी सीने से कान लगाकर धड़कन सुनने की कोशिश करते। बहुत देर चेकअप के बाद वो खड़े हुए और कहा, जनाब अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सब बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी सी जान निकल गई है। ये कहा, पैसे पकड़े, खुद भी निकल गए। अलबत्ता आइन को मनसूख नहीं किया गया। इसके बाद हिस्सों पर अमल दरामद रोक लिया गया है। लेकिन आइन की मनसूखी का बाज़ाब्ता ऐलान ना करने की एक कानूनी वजह भी थी, और वो था 73 के आइन का आर्टिकल 6, जिसमें किसी भी गैर जमहूरी अमल से एक मुंतखब सदर और वजीर आजम की बरतरफी पर सख्त तरीन सजाएं मौजूद थीं। मार्शल लॉ के इब्तदाई दिनों में जिया काफी घबराए नजर आए। इनके एक्शंस में किसी रब्त या प्लानिंग की शदीद कमी नजर आ रही थी। इन्होंने इक़्तिदार हासिल तो कर लिया था, लेकिन मिलिट्री काउंसिल के जरिए सारे मुल्क के मामलात चलाने में काफी मुश्किल हो रही थी। दूसरी तरफ मरी के गेस्ट हाउस में नजरबंद भुट्टो भी इनके असाब पर सवार थे। शुजा नवाज अपनी किताब क्रॉस्ड सॉर्ड्स में लिखते हैं कि भुट्टो इंतहाई शातिर इंसान थे। वो जिया की ये घबराहट भाप चुके थे। इसीलिए एक मीटिंग के दौरान जिया की टेंशन कम करने के लिए उन्होंने जिया को हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। कायदे अवाम ने डिक्टेटर जिया को यह ऑफर तक कर दी कि जरा हालात नॉर्मल हो जाएं तो वो और जिया मिलकर भी पाकिस्तान चला सकते हैं। भुट्टो की ट्रिक काम कर गई। जिया ने 23 दिन बाद भुट्टो की नजरबंदी खत्म करने का ऐलान कर दिया। ये रिहाई किसी डील के तहत हुई या नहीं, इसका अंदाजा आप बाहर निकलने के बाद भुट्टो के पहले बयान से लगा सकते हैं। इन्होंने कहा, मार्शल लॉ मुल्की मसाइल का हल नहीं, और ये कि इन्हें सियासत से ज्यादा पाकिस्तान के मुस्तकबिल की फिक्र है। ना कोई मजम्मत, ना जिया का नाम। लेकिन फिर चंद दिनों बाद जैसे ही भुट्टो ने अवामी रिस्पांस देखा तो इनके तेवर ही बदल गए। तहरीक अदम एतमाद के बाद इमरान खान के जलसे याद है ना,
भुट्टो ने भी वैसे ही जलसे शुरू कर दिए। जहां जाते वहां हजारों लोग जमा हो जाते। अवामी जोशो खरोश ने भुट्टो की हिम्मत बढ़ा दी। इन्होंने अपनी तकरीरों में फौज और जिया को निशाना बनाना शुरू कर दिया। भुट्टो के पास अवाम थी, लेकिन जनरल जिया के पास डंडा, माफ कीजिएगा, हुकूमत। मेरे ख्याल में भुट्टो भी रीड नहीं कर पाए कि फ़ौज की जो सूरत हाल है, उनको ख़तरा महसूस हो रहा था, लेकिन इस हद तक नहीं हो रहा था। और ये भी दिलचस्प बात थी कि जिस वक़्त मार्शल के नफाज की पर दस्तखत कर रहे थे दस्तावेज़ पर, तो उस वक़्त उनके सामने अमेरिका का और सऊदी अरब के सफ़ीर जो थे वो बैठे हुए थे। तो इसके मायने उनके पास उनको आशीर्वाद हासिल थी अमेरिकियों की, क्योंकि भुट्टो साहब ने उससे पहले कुछ दिन पहले रावलपिंडी में जब मूवमेंट चल रही थी तो रावलपिंडी में उन्होंने एक ख़त लहराया था और ये कहा था ये मुझे डिक्टेशन देना चाहते हैं, मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा। कुछ इसी किस्म की बातें जो हाल ही में देखी होंगी कि इमरान खान ने भी एक बात की कि भाई अमेरिकियों के ख़त मुझे हुकूमत से निकालने के लिए ये ख़त लिखा। ब्यूरोक्रेसी को हुक्म हुआ कि कुछ भी करके भुट्टो के खिलाफ कोई केस बनाया जाए, और फिर एक केस सामने आ गया। अच्छा, ये दिलचस्प बात थी कि अब ज़ियाउल हक थे कि भुट्टो को किनारे पर कैसे लगाया जाए। मेरा ख्याल है तो उस वक़्त एक बहुत बड़े वकील थे, AK बरोही उनका नाम था। उन्होंने ज़ियाउल हक को बताया, एक फ़ाइल थी उस पर भुट्टो साहब ने रज़ा कसूरी की, जिनके कत्ल के मुकदमे में उनको पकड़ा गया था, कि भुट्टो को फिर अरेस्ट कर लिया गया उस कत्ल के मुकदमे में। तो ये AK बरोही ने उनको मशवरा दिया था कि ये केस ऐसा है जिसकी फ़ाइल पे शायद उन्होंने लिखा है, वल्लाह आलम, वो एलिमिनेट हिम के लफ्ज़ लिखे हुए थे, भुट्टो साहब के दस्तखत थे। तो वो उन्होंने कहा है कि बरोही ने कि ये केस है जिससे भुट्टो को फांसी हो सकती है। 4 सितंबर को भुट्टो फिर गिरफ्तार हो गए। भुट्टो तो अंदर थे, मगर इनके बहुत से दोस्त पाकिस्तान से बाहर बैठे थे, और जिया जानते थे कि भुट्टो के खिलाफ किसी भी कार्रवाई पर इस्लामी मुमालिक से शदीद रिएक्शन आ सकता है। और इसी रिएक्शन से डील करने के लिए जिया ने खुद को सिफारती मुहाज पर एक्टिव करने का फैसला कर लिया। पहले सऊदी अरब और फिर तेहरान पहुंच गए, जहां के शाह इन दिनों खुद खुमैनी की मकबूलियत से शदीद परेशान थे। शायद जिया इनके पास यही सोचकर गए होंगे कि खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। और लगता यूं है कि शाह ईरान से जिया को कुछ ज्यादा ही शह मिल गई। इसीलिए इन्होंने 18 सितंबर को तेहरान में बैठे बैठे ही एक इंतहाई जारहाना बयान दाग दिया। ये आइन वाइन कुछ नहीं है, ये तो बस एक कागज के कुछ टुकड़े हैं। मेरी मर्जी है मैं इसे फाड़ कर फेंक दूं और कल एक नया सिस्टम ले आऊं। मुझे कौन रोक सकता है? पाकिस्तान में वही होगा जो मैं कहूंगा। भुट्टो समेत सारे सियासतदान को दुम हिलाते हुए मेरी बात माननी पड़ेगी। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के बहादुर जज ख्वाजा समदानी ने भुट्टो की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए इन्हें रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया। जिया ने पंजाब के मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल इकबाल को फोन किया और सवाल किया, ये भुट्टो बाहर कैसे आ गया? इसे फौरी दोबारा गिरफ्तार करो। जनरल इकबाल ने जवाब दिया, सर भुट्टो पर इस वक्त कोई केस ही नहीं, तो गिरफ्तार किस बात पर करूं? इस कानूनी और उसूली जवाब को सुनकर ऑपरेशन फेयर प्ले के खालिक का दिमाग घूम गया और जनरल इकबाल को हुक्म दिया कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे भुट्टो मुल्तान वाले जलसे से पहले सलाखों के पीछे चाहिए। लेकिन यहां भी जनरल इकबाल की शराफत को दाद देनी पड़ेगी, जिन्होंने इस ऑर्डर पर भी अमल करने से इनकार कर दिया। यही वजह थी कि जब आगे चलकर मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर्स को गवर्नर्स के ओहदे पर प्रमोट किया गया तो जनरल इकबाल का नाम लिस्ट से निकाल दिया गया। खैर, मुल्तान का जलसा हुआ, भुट्टो वापस सिंध आ गए। 16 सितंबर की फजर का वक्त था। भुट्टो लाड़काना के अल मुर्तजा हाउस में सो रहे थे जब फौजी गाड़ियों ने इनके घर को चारों तरफ से घेरे में ले लिया। पाक फौज के बहादुर कमांडोज दीवारें फलांग कर एक साबिक वजीर आजम के घर में दाखिल हो गए और फिर भुट्टो को उनके बेडरूम से घसीटते हुए अपने साथ ले गए। कमांडोज भी सोच रहे होंगे कि ये वो ऑपरेशन तो नहीं जिसकी तैयारी इन्होंने सारी जिंदगी की थी, लेकिन फिर ऑर्डर इज एन ऑर्डर एंड इट मस्ट बी ओबेड। खैर, सिंध के मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ने वो काम कर दिया जो पंजाब के जनरल इकबाल
ना कर सके। गिरफ्तारी के बाद जनरल जिया ने सहाफियों को बताया कि इनके पास भुट्टो की करप्शन, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और इलेक्शंस में धांधली के नाकाबिले तर्दीद शवाहिद मौजूद हैं, जिनकी बुनियाद पर इनके खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमात चलाने का फैसला किया गया। कुछ सुना सुना लग रहा है ना? चले खैर आगे बढ़ते हैं। वकील छोरो जज करने वाली मिसाल तो आपने सुनी ही होगी। चले अब इसका ओरिजिनल किस्सा भी सुन ले। 20 सितंबर को मार्शल लॉ के निफाज और भुट्टो की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बेगम नुसरत भुट्टो ने एक पिटीशन फाइल की। चीफ जस्टिस की सरबराही में केस की समाअत शुरू भी हो गई, लेकिन इस बार जिया तैयार थे। समाअत के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग चीफ जस्टिस याकूब अली खान को हटाकर जस्टिस अनवारुल हक को नया चीफ जस्टिस लगा दिया गया और इसके साथ ही 5 जुलाई को शुरू होने वाला ऑपरेशन फेयर प्ले सितंबर के आखिर में मुकम्मल हो गया। अब जिया के रास्ते की तमाम रुकावटें साफ थी। जस्टिस अनवारुल हक पाकिस्तान की बर्बादी की कहानी के एक ऐसे अनसंग हीरो हैं जिन्होंने आमरीत के लिए जस्टिस मुनीर से कई ज्यादा खिदमात पेश की, लेकिन ना जाने क्यों टॉक शोज में इनका कोई नाम तक नहीं लेता। ऐसी नाकदरी देखकर यकीनन इनकी रूह को सख्त तकलीफ पहुंचती होगी। हमने सोचा कि 45 साल बाद रफ्तार पर मरहूम का जिक्र जिंदा किया जाए, तो 77 के मार्शल लॉ को कानूनी कपड़े पहनाकर जस्टिस अनवारुल हक ने जिया की खिदमत में पहला तोहफा तो वहीं पेश किया जो जस्टिस मुनीर ने अय्यूब को पेश किया था, लेकिन आमिर की खिदमत में इनका ये दूसरा नजराना अपनी मिसाल आप है। अल्लाह करे कि ता क़यामत ये एजाज सिर्फ इन्हीं के पास रहे। 24 मार्च 1978 को लाहौर हाई कोर्ट भुट्टो को मौत की सजा सुनाती है। सुप्रीम कोर्ट में अपील होती है। तकरीबन 11 माह केस चलने के बाद 2 फरवरी 1979 का दिन आता है। सबकी नजरें मुल्क की सबसे बड़ी अदालत पर है और फिर वो जजेस जो कुछ दिन पहले ही जनरल जिया को आईन और कानून के कत्ल पर बेगुनाह करार देकर बाइज्जत बरी कर चुके थे, मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर को एक इंतहाई कमजोर और भौंडे केस में मौत की सजा सुना देते हैं। लेकिन यह फैसला किसी भी तरफ जा सकता था। वो ऐसे कि 3 जजेस का ख्याल था कि भुट्टो बेकसूर है, जबकि 3 जजेस का ख्याल था कि भुट्टो कत्ल का जिम्मेदार है। बेंच 3-3 से बराबर बटा हुआ था, लेकिन फिर यहां भी चीफ जस्टिस अनवारुल हक ने एक इंतहाई फैसला कुन किरदार अदा किया। अपना वजन कानून के बजाय जिया के पल्ले में डाल दिया। इंसाफ हो गया, भुट्टो को फांसी घाट भेज दिया गया। अगले चंद महीनों में मुख्तलिफ बैरूनी हुकूमतों की जानिब से कमोबेश 30 रहम की अपीलें जिया सरकार को भेजी गईं, लेकिन उस वक्त एक कहावत मशहूर हो चुकी थी कि कब्र एक है और उम्मीदवार 2। जिया के पास फौज थी, भुट्टो के पास अवाम। 8 साल बाद एक बार फिर डिक्टेटर और अवाम आमने सामने थे, लेकिन इस बार अवाम हार गए। किस्मत की सितम जरीफी देखें कि 9 साल बाद 1988 में जिया को कब्र तो मिली, लेकिन इस कब्र को जिया की लाश ना मिली। खैर वापस 1979 में चलते हैं। 1 अप्रैल को जिया ने पिटीशन इज रिजेक्टेड के अल्फाज लिखते हुए रहम की अपीलें मुस्तरद कर दी। 4 अप्रैल की सुबह 1 बजे भुट्टो को उनके सेल से स्ट्रेचर में डालकर फांसी घाट ले जाया गया। इस हालत में भी भुट्टो के हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी। इन्हें सहारा देकर फांसी घाट में खड़ा किया गया। हाथ आगे से खोलकर पीछे की तरफ बांध दिए गए। ऐसे में भुट्टो ने कुछ कहने की कोशिश की। कर्नल रफी इनके करीब गए तो भुट्टो ने हथकड़ियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मुझे तकलीफ दे रही हैं। फिर तारा मसीह ने भुट्टो के चेहरे पर काला कपड़ा डाला और लीवर खींच दिया। करोड़ों अवाम के लीडर की लाश बहुत देर तक फांसी के फंदे से लटकी रही और यूं भुट्टो जिंदा हो गया। मगर जिया के लिए सिर्फ यही काफी नहीं था। हुक्म हुआ कि फांसी के बाद भुट्टो की खतना तक चेक की जाए। जुल्फिकार अली भुट्टो एक नहीं है, 2 जुल्फिकार अली भुट्टो है। एक जो यहाँ खड़ा है और दूसरे आप, हर एक आप में से।
कहा जाता है कि कुछ साल ऐसे होते हैं जिनमें सदियां बीत जाती हैं। 1979 भी ऐसा ही साल था। मार्च 1979 में भुट्टो की फांसी से चंद दिन पहले जिया ने इंतहाई गैर मुतवक्का तौर पर पाकिस्तान की जौहरी ताकत होने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के पास बम बनाने की सलाहियत मौजूद है। आप आज ये लिख कर रख सकते हैं कि पाकिस्तान जब चाहे बम बना सकता है। एक बार जब आपके पास वो टेक्नोलॉजी आ जाए जो पाकिस्तान के पास है, तो आप जो चाहे कर सकते हैं। इस ऐलान के बाद दुनिया में खलबली मच गई। इस बम को इस्लामिक बम करार दिया जाने लगा। नई दिल्ली में भारतीय हुकूमत पर जौहरी हथियार बनाने के लिए दबाव बढ़ना शुरू हो गया और वॉशिंगटन डीसी में पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाने की तैयारियां शुरू हो गईं। चंद ही हफ्तों में अमेरिकी हुकूमत ने पाकिस्तान को मिलने वाली तमाम मिलिट्री और माशी इमदाद बंद करने का ऐलान कर दिया। That you have the bomb, but you don't have the bomb. So you're still going to get the American aid, and you're still going to keep India off balance. I'm not indulging in self-praise, but Pakistan is an intelligent people. लेकिन बज़ाहिर कूल एंड काम नजर आने वाले जिया शायद इस तरह के अमरीकी रद्द-ए-अमल के लिए तैयार नहीं थे। 22 सितंबर को भुट्टो की फांसी के 5 माह बाद जनरल ने एक और इंटरव्यू दिया और इस बार इनका अंदाज कुल मुख्तलिफ था। इन्होंने यू टर्न ले लिया, ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान ना तो बम बना रहा है और ना ही इस पोजीशन में है और ना ही ऐसा कोई इरादा है। अमेरिकियों के पास काहूटा प्रोजेक्ट की मुकम्मल इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी थी और वो जनरल जिया के किसी भी बयान पर एतबार करने को तैयार नहीं थे। मगर फिर रूस अफगानिस्तान में दाखिल हो गया और सारी अमेरिकी पॉलिसियां रातों रात बदल गईं। इस पर बहुत तफसील से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ जिक्र इस साल होने वाले एक और तारीखी वाकये का। क्या आप जानते हैं कि शेर से पहले नवाज शरीफ का इंतखाबी निशान साइकिल था? वो तो मुशर्रफ बगावत के बाद चौधरी बरादरान ने साइकिल को छुड़ाकर काफ लीग में ले गए, वरना इस्लामी जमहूरिया इत्तेहाद वाली हुकूमत से लेकर 2/3 वाली 97 हुकूमत तक नवाज शरीफ का इंतखाबी निशान हमेशा साइकिल ही था। मगर क्या आप जानते हैं कि ये साइकिल आई कहां से थी? चले बताते हैं आपको। 21 नवंबर 1979 की सुबह पाकिस्तानियों की आंख हरमैन शरीफैन से आने वाली हौलनाक खबर सुनकर खुली। एक गिरोह ने, जिसकी क़यादत जोहिमान अल उतैबी कर रहा था, मस्जिदुल हराम पर कब्जा कर लिया था। इस गिरोह का दावा था कि इनका एक रुकन मोहम्मद अब्दुल्ला अल कहतानी इमाम मेहदी है और अब मुल्क में कायम मगरिब नवाज बादशाहत को मजीद चलने नहीं दिया जा सकता। इस सूरत हाल को देखकर मुस्लिम मुमालिक में पहले ही शदीद बेचैनी थी और फिर जनरल जिया को इस सारे वाकये में अमरीकी इन्वॉल्वमेंट के बयान ने इस बेचैनी को एक टारगेट फराहम कर दिया। जमीयत कारकुनान की क़यादत में सैकड़ों मुश्तइल मुजाहिरीन अल्लाहु अकबर और ज़ियाउल हक जिंदाबाद के नारे लगाते हुए अमरीकी एम्बेसी इस्लामाबाद पहुंच गए। वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड को भगा दिया गया। दीवारें फलांगी और बैतुल्ला पर कब्जे के जवाब में अमरीकी एम्बेसी को आग लगा दी गई। इस वाकये में 2 अमरीकी मुलाजिमीन समेत 4 अफराद अपनी जान से गए। फौजी हुकूमत में आर्मी बेस से चंद किलोमीटर दूर अमरीकी एम्बेसी जलकर राख हो रही थी। 100 के करीब मुलाजिमीन इस जलती इमारत में महसूर थे, मगर 7 घंटे तक कोई सिक्योरिटी फोर्स इनकी मदद को नहीं आई। क्या आप जानते हैं इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद का सारा सिक्योरिटी सेटअप किस अहम काम में मसरूफ था? दिल थाम के सुनिए। मार्शल लॉ के शुरू के दिन थे और हर डिक्टेटर की तरह जिया भी अपनी पब्लिक इमेज को बेहतर बनाने के लिए बेचैन थे। इन्हें मशवरा दिया गया कि क्यों ना एक अवामी जर्नेल का तासुर कायम करने के लिए अपने घर से ऑफिस तक का आधा किलोमीटर का सफर सुराब साइकिल पर करें। जिया को मशवरा पसंद आ गया। फिर क्या था, हर सुबह जिया साहब साइकिल चलाते हुए अपने घर से निकलते और ऑफिस पहुंच जाते। साइकिल प्लान की इब्तिदाई कामयाबी को देखते हुए जिया ने इसका दायरा बढ़ाने का फैसला किया और राजा बाजार भी साइकिल पर ही जाना शुरू कर दिया। मगर राजा बाजार जरा दूर था, तो इस ड्रामे में हकीकत का रंग डालने के लिए इनके साथ सादा लिबास में मौजूद दर्जनों सिक्योरिटी एहलकार भी आम शहरी बनकर साइकिलिंग करते।
21 नवंबर को भी सारा सिक्योरिटी निजाम अपने साइकिलिंग आर्मी चीफ की हिफाजत पर मामूर था। जब जनरल का आमना सामना फवारा चौक पर मुजाहिरीन के एक ग्रुप से हुआ, अब ये आमना सामना हो गया या करवाया गया, ये तो जिया साहब या फिर अल्लाह ही जानता है। लेकिन इसी इंटरेक्शन में जिया ने अमेरिका पर इस हमले में मुलव्विस होने का इल्जाम लगाया और फिर जो हुआ वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। लेकिन अब सबसे मजे की बात सुनते हैं। दिन का आगाज तो अमरीकियों पर इल्जाम लगाकर हुआ, मगर इख्तिताम कैसे हुआ ये भी सुन लीजिए। शाम 4 बजे के करीब जनरल जिया हरकत में आए, सारे एम्बेसी स्टाफ को रेस्क्यू करवाया और फिर जिस एम्बेसी पर खुद हमला करवाया, इसे हुकूमती फंड से 2.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर खर्च करके दोबारा बनवाने का ऐलान कर दिया। और तो और इस ऐलान पर अमेरिकी सदर कार्टर से दाद भी वसूल कर ली। अब समझ आया सियासत में साइकिल कहां से आई थी। वैसे ये साइकिल आज भी उसी घर में खड़ी है जहां 1979 में आई थी। और जनरल जियाउल हक शहीद सुरखरू होके रहेगा, एजाजुल हक सुरखरू होके रहेगा। इंशाअल्लाह फिक्र मत करो, हम अल्लाह के फजल से आपसे 4 कदम आगे चलेंगे। मर्दे मोमन, मर्दे हक, जियाउल हक शहीद। भुट्टो से नाराज अमरीकियों के लिए जिया की आमद भी कोई खास अच्छी खबर नहीं थी। पाकिस्तान के इस्लामी न्यूक्लियर प्रोग्राम से परेशान अमरीकी अप्रैल 1979 में पाकिस्तान की तमाम माशी और मिलिट्री इमदाद भी बंद कर चुके थे। लेकिन फिर इसी साल दिसंबर में रूस अफगानिस्तान में दाखिल हो गया और अचानक इस्लामिस्ट मिलिट्री डिक्टेटर जियाउल हक अमरीकियों को अच्छे लगने लगे। अमरीकी सदर कार्टर ने जिया को फोन मिलाया और कहा, जो हुआ सो हुआ, चले अब दोस्ती कर लेते हैं। ये लो 40 करोड़ डॉलर और जरा अफगानिस्तान में हमारी मदद करो। जिया के जवाब ने अमरीकी सदर को हैरान कर दिया। जिया साहब का जवाब था, एब्सोल्युटली नॉट, इनफ। पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे कि आईएसआई को क्यों दुनिया की नंबर 1 एजेंसी होने की शोहरत मिली, कराची को किस तरह आग और खून के समुंदर में धकेला गया, सीधे साधे जुनेजो ने कैसे जिया को नाखून चने चबवाए, जिया किस शख्सियत के लिए हाथ में लोटा और तौलिया लेकर इनके कमरे के बाहर खड़े हो गए। जिया पर होने वाले नाकाम हमलों से लेकर इनकी मौत तक की सारी कहानी आप जानेंगे पार्ट 2 में।